हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। ठीक है, बहुत क्यूरियस टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं एफआईआर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको डीके बासु गाइडलाइन के बारे में कुछ बताया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डीके बासु गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया पुलिस ऑफिसर्स को और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। क्यों? क्योंकि हम हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं हम, तो क्राइम होता है तो क्राइम में पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पुलिस का काम करने का जो मतलब पुलिस का जहां से काम चालू होता है ना, तो काम चालू करने में एफआईआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये एफआईआर होता क्या है? देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली खबर की सूचना देने वाली रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको पहली खबर देती है। पहली खबर किस चीज की? तो जो भी क्राइम हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्राइम हुआ उस क्राइम के बारे में आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो जहां से प्रोवाइड होती है वो एफआईआर से मिलती है। एफआईआर कौन देता है, कौन लिखता है, क्या सारी चीजें? देखो, तो मान लो मेरे साथ किसी प्रकार का क्राइम हुआ, मतलब मेरे साथ क्या हुआ है कि किसी ने मेरे घर पे चोरी कर दी, थेफ्ट। ठीक है, तो अब चोरी हुई है, तो अब क्या होगा कि उस चक्कर में मैं जाऊंगा पुलिस में और पुलिस को मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन दूंगा और एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, इतनी बजे हम बाहर गए थे, इतनी बजे जब लौट के आए तो हमने देखा कि हमारे घर में गोदरेज का ताला टूटा हुआ है। ठीक है, तो जो लॉकर है, लॉकर के अंदर से क्या है कि सोने की चेन रखी थी, वो लेके कोई चले गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब पूरी वो रिपोर्ट में मैं बताता हूं सारी चीजें। क्लियर? तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो थी वो मैंने आपको समझाई, समझ में आई? तो पुलिस, अब देखो, मैं खुद भी लिख के दे सकता हूं या फिर मैं बोल सकता हूं पुलिस लिखेगी। ये काम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। अब लिखना क्यों जरूरी है? देखो भैया, आदमी कब पलट जाए क्या भरोसा। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है कि एक पूरा लिखा हुआ जैसे एक फॉर्मेट रहता है, उसमें पुलिस क्या करती है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पेन डाउन कर देती है और इसी के बिहाफ पे फिर चार्जशीट बनती है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? आगे ना समझ में एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मैंने आपको एक टर्म का वो जो लेमन डेफिनेशन में समझाया जा सकता है वो समझा दिया। आगे देखो क्या है, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। मान लो किसी भी प्रकार का गुनाह होता है, क्राइम होता है, तो उस क्राइम में, उस अपराध में एफआईआर जब लिखी जाती है, एफआईआर के बाद में क्या होता है कि पुलिस को फ्री हैंड मिल गया, पुलिस के पास में पक्का एक प्रूफ हो गया कि हाँ इस इंसान के अगेंस्ट में क्या है, अपराध हुआ, मतलब इस इंसान के अगेंस्ट में ये क्या किया गया है, कंप्लेंट रजिस्टर की गई। देखो, कंप्लेंट और एफआईआर में दोनों फर्क हो जाता है। एफआईआर बहुत पक्का काम होता है एक तरह से। ठीक है, पक्का काम ऐसे होता है कि हाँ एफआईआर लिख दी गई है तो पुलिस के पास में पूरी पावर है कि आपको जाके वो, अगर मान लो आपने कोई एक हीनियस क्राइम में कोई बड़ा अपराध किया तो आपको अरेस्ट करे। अभी आगे पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है, और पुलिस अपना काम यहां से स्टार्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीजें। तो एफआईआर एक तरह से, जो जैसे गन रहती है ना, गन में ट्रिगर जो रहता है, तो ट्रिगर का काम करती है कि एफआईआर लॉन्च लिख ली गई है, एक बार रजिस्टर करने के बाद में अब पुलिस को काम करना ही पड़ेगा। और एफआईआर जब लिखी जाती है ना, तो एक कॉपी कंप्लेनेंट के पास भी जाती है, मतलब जो एफआईआर लिखवा रहा है एक कॉपी वो भी रखता है, तो वो बोल सकता है कि हाँ मैंने एफआईआर लिखवाई थी, फिर भी पुलिस ने काम नहीं किया, कल को अगर कोर्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है तो। ठीक है, देखो क्या है, तो व्हाट इज देयर इन एफआईआर? एफआईआर में ऐसा होता क्या है, एफआईआर में लिखवाया क्या जाता है मेन तो ये। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्राइम की डिस्क्रिप्शन। ठीक, द एफआईआर यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्स इन द एंड द बेसिक फैक्ट्स। तो कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ में डिटेल्स ऐसी कि कौन से कलर का शर्ट पहना था जो चोरी करके गया, ठीक है, उसने क्या किया था, तो ऐसी डिटेल्स रहती है। ठीक है, मतलब आप पूरा जो इवेंट है उसे नरेट कर देते हो आपकी, ऐसा ऐसा हुआ है सर। ठीक, आगे क्या है, इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। ठीक है, इवेंट के पूरे डिस्क्रिप्शन आपने दे दिए। इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अगर आपको लगता है कि हाँ इस, जैसे आपको शक है, तो भी आप, हमने स्टोरी पढ़ी थी तो शांति के ऊपर शक था उन्हें, तो शांति का नाम लिखवा दिया मिसेस शिंदे ने। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर पक्का यकीन है कि अब जैसे आपका कोई आपके एक एग्जांपल ले रहे थे, वो सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, कि आपके घर में आके किसी ने किसी को चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया, तो अब आपने तो देखा है उस इंसान को अपनी आंखों से, तो आप बोलोगे इसी इंसान ने हमारे यहाँ मर्डर किया था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा हुआ तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बता रहे हैं, उसका नाम बता दो, उसकी मतलब अगर आप वो भी नहीं पहचाने तो जैसे आपको ध्यान होगा मूवीज वगैरह में, ठीक है, पुरानी मूवीज में टिपिकली ये होता था कि वो इंसान का हम क्या देख पाए थे, सिर्फ उस इंसान का हाथ देख पाए थे, उस पर टैटू बना था, एक किसका, उस पर टैटू बना था शक्तिमान का। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कुछ भी इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, आइडेंटिटी बताने की कोशिश करते हैं अक्यूज्ड के ऊपर, जिसके ऊपर आप आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक,
अब इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है। विटनेसेस मतलब क्या है कि जिन लोगों ने देखा है, तो आप विटनेसेस की वो भी बता सकते हैं कि हाँ आप इन लोगों से पूछिएगा, ये लोग वहां खड़े थे, इन्होंने देखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि विटनेस को बताना ही पड़ेगा, विटनेस बोल सकता है उस समय मेरी आंख में तो कचरा चले गया तो मैं तो देख ही नहीं पाया, तो वो बात अलग है। बाकी एफआईआर में सारी चीजें मेंशन करना होगा, ठीक है। दी एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स दी नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है। तो जो कंप्लेंट डाल रहा है उसका नाम पता भी होता है एफआईआर में, ठीक है। ये सारी चीजें एफआईआर में होती है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में पुलिस अपना काम करेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस को अब एक ग्राउंड मिल गया, नहीं तो पुलिस पहले तो ऐसे रोड पे घूमते रहे कि भैया तुमने चोरी की थी क्या, तुमने मर्डर किया था क्या, कुछ नहीं होने वाला। तो एफआईआर में क्या होता है, एफआईआर पे एक ग्राउंड मिल जाता है पुलिस को कि हाँ हमारे पास पता है इस तारीख को इस आदमी के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई है, हमें इसे पकड़ना है चल के, बाकी फिर केस क्या है धागे की तरह खुलता चले जाएगा अपने आप। आया समझ में? ठीक है। अब देखो क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। देखो क्या है, अब आप पहुंच गए क्या कि भैया मेरी मुर्गी ने 5 अंडे दिए थे, वो 5 अंडे में से 4 अंडे तो मिल गए, एक अंडा क्या है, एक अंडा शायद इस इंसान ने खा गया है, ठीक है, बॉईल करके, कच्चा भी खा सकता है वो। अब आपको डाउट है कि कच्चा खाएगी बॉईल करके, और आप पुलिस के पास पहुंच गए, लिखो एफआईआर, अभी लिखो। तो अब ये क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। कॉग्निजेबल क्या है? देखो 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब क्या हो गया, जो बहुत हीनियस क्राइम, मतलब जो ऐसे क्राइम है जो बड़े लेवल पे हैं, जो मान लो जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये हीनियस क्राइम्स जो बड़े क्राइम होते हैं कॉग्निजेबल, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी का मर्डर हुआ, तो आप ऐसा थोड़ी आपको दिख रहा है पुलिस को कि हाँ इस इंसान ने मर्डर किया है, 4 लोग बोल रहे हैं इसके पास चाकू है, इसी ने मर्डर किया, रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो पुलिस ये थोड़ी बोलेगी कि पहले कोर्ट जाऊंगी मैं, ठीक है, फिर वहां से लेटर लेके आएंगे, फिर अरेस्ट करेंगे। तो कॉग्निजेबल मतलब, अगर लीगल टर्म में मैं बताऊं आपको, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस फॉर विच द वारंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन। आपको वारंट नहीं चाहिए रहेगा। अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस परफॉर्म किया है जैसे मर्डर, तो उसको अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट नहीं चाहिए। तो वो सारे ऑफेंस जिनमें आप अक्यूज्ड इंसान को अरेस्ट करने के लिए वारंट नहीं मांगते हो, वो कॉग्निजेबल हो गया। और नॉन कॉग्निजेबल में जिसमें आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी। कोर्ट से परमिशन कैसे लेना पड़ेगी? तो मान लो डिफेमेशन, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल का, कि डिफेमेशन, किसी ने किसी को कुछ गलत कह दिया, किसी ने किसी को डिफेम कर दिया, गालियां दे दी। तो अब क्या है, गालियां दे दी तो ऐसा थोड़ी कि पुलिस जाएगी गाली कैसे दी तूने, चलो बैठो गाड़ी में, ठीक है, तो वो नहीं होता है ना। तो उस सेंस में क्या हो रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस क्राइम्स होते हैं, जिसके लिए अगर आपको अरेस्ट करना है किसी भी इंसान को, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या बोलते थे कि क्या प्रूफ है आपके पास, वारंट दिखाओ। तो वो वारंट दिखाने की जब बात होती है ना, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, ठीक है। काफी सारी चीजें बता दी ज्यादा, बाकी ध्यान रखना। तो क्या होता है कि लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर। अगर मान लो किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कहीं रेप हुआ है, अब रेप हुआ है तो 4 लोग गए, बोला कि यार ये ऐसी कंडीशन है, यहां पे रेप हुआ है एक लड़की का, तो पुलिस को वहीं पे एफआईआर लिखना चाहिए। और ये आपका एक ये भी राइट है कि आप एफआईआर लिखने का बोल रहे हैं, पुलिस मना बोल रही है कि नहीं एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप सीधे जाओ उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास में, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके पास जाओ, बोलो कि भैया हम इस थाने में गए थे, इस थाने में इस एसआई ने हमारी पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना बोल दिया है, एफआईआर लिखने से मना बोल दिया मतलब। तो फिर क्या होगा, उससे भी फटकार लगेगी और आपकी एफआईआर आप पुलिस एसपी के पास लिखवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है। आगे समझ में? तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का रोल मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस का रोल जो रहता है, जो पुलिस का काम जो रहता है, वो कहां से स्टार्ट होता है? एफआईआर के बाद से स्टार्ट होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, एक तो हमारा पिलर हो गया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। क्लियर है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जब तक आप ये रिकॉल करो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। फाइन, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।